सकती है। आज के शो में हम आपको टैक्स सेविंग टिप्स देने वाले हैं और हमारे साथ इन टिप्स को आपके साथ शेयर करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स भी हैं। टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत और टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के पार्टनर विवेक जालान। रुचिका और विवेक, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में। ये नए साल का टाइम तो होता ही है काफी एक्साइटिंग, लेकिन शायद इस एक्साइटमेंट में लोग ये भी भूल जाते हैं कि अभी टैक्स प्लानिंग का टाइम भी है और कुछ आखिरी के कुछ महीने हैं जब आपको इसका सदुपयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अपने इस टैक्स की लायबिलिटी को कम से कम करना है। तो ये जो टैक्स की बचत की तैयारी का जो टाइम है रुचिका, ये जो आखिरी के कुछ महीने होते हैं जब हम नए साल की तैयारी तो कर ही रहे होते, बिजी इतने ज्यादा हो जाते हैं कि टैक्स प्लानिंग के लिए शायद वक्त नहीं मिल पाता। क्या किन बातों का भी इन आखिरी कुछ फाइनेंशियल ईयर के आखिरी 3 महीनों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का? देखिए स्वाति, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लानिंग इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर। तो आपका जब साल शुरू होता है प्लानिंग तो तभी शुरू हो जाती है, बट बेटर लेट देन नेवर। अभी भी टाइम है, 3 महीने हैं हमारे पास, तो हम अभी भी प्लान कर सकते हैं। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमें जरूरी चीज याद रखनी है वो है एडवांस टैक्स, क्योंकि एक एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट जो कि 15 मार्च की है अभी भी बाकी है। तो अगर इस समय तक आपके पास एक रफ आइडिया आ गया होगा इस साल की आपकी कितनी इनकम है, अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है तो 15 मार्च तक आप अपना एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं और 234B और C की पेनल्टी से बच सकते हैं। एक चीज इसके अलावा, इस साल अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं ज्यादा तो आपको टैक्स हार्वेस्टिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और कुछ लॉसेस इनकर करके उस प्रॉफिट से सेट ऑफ करवाने पड़ेंगे ताकि आप साल के आखिर में ज्यादा टैक्स पे ना करें। इसी तरीके से अगर आप सैलरी क्लास हैं और आपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ अभी नहीं दिए हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने हैं ताकि जो आपकी लास्ट TDS की इंस्टॉलमेंट है वो ज्यादा ना कटे। इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर करके आपकी HR जो है वो TDS काटे, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखना। इसके अलावा जैसे अभी आपने कहा कि अभी समय बाकी है, तो 31 मार्च तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं सेविंग्स के अंदर ताकि मैं 80C की डिडक्शन ले सकूं, 80D की डिडक्शन ले सकूं और जो मुझे इन्वेस्टमेंट्स के जरिए जो डिडक्शंस मिलती है उन सब का बेनिफिट दे सकूं। तो इन सब चीजों को मुझे ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो एक और चीज जो आपको अब ध्यान रखनी है, जो भी एम्प्लॉय HRA का बेनिफिट ले रहे हैं उनको, अगर उनका HRA 50,000 से ज्यादा का वो रेंट पे कर रहे हैं तो उनको साल के आखिर में TDS काटना है 2% लैंडलॉर्ड का, वो जरूर काटे, नहीं तो उसका बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है और अपने आप को पेनल्टीज से और इंटरेस्ट से बचाना है। बिल्कुल, आप निवेश के नए साल में तो तैयारी करते ही हैं, लेकिन आपको साल के जो फाइनेंशियल ईयर के जो आखिरी कुछ महीने होते हैं उसमें जो टैक्स जो कहते हैं ना स्मार्ट टैक्स फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट या फिर टैक्स के मोर्चे पर थोड़ा सा स्मार्ट टिप्स वो आपको अपनाने के लिए जरूर आपको कुछ खास तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए हमारे दो एक्सपर्ट साथ हैं। चर्चा तो होती रहती है विवेक, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। थोड़ा चर्चा करना जरूरी है कि ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्होंने अब इस साल में न्यू टैक्स रिजीम को चूज किया है जो कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, उनके लिए किस किस तरीके की कौन सी देनदारी बनती है, ये मुझे आप समझाइए, क्योंकि ये कंपैरेटिवली एक नया स्ट्रक्चर है। जिसने पहली बार लिया होगा वो भी थोड़ा समझ रहे होंगे कि कितना फायदा उनको आफ्टर ऑल हो पाया। जो ओल्ड से शिफ्ट होकर नए टैक्स रिजीम में भी आए हैं उनको कितना फायदा हो पाया है। तो जरा समझाइए न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए ये जो अभी टाइम है फाइनेंशियल ईयर का आखिरी क्वार्टर, ये कितना इंपॉर्टेंट है? स्वाति, 5 चीजें हैं और आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेज किया है, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। सो 5 चीजें मैं कहूंगा। सबसे पहला, न्यू टैक्स रिजीम इज गोइंग टू बी द टैक्स रिजीम ऑफ द फ्यूचर। हो सकता है ये बजट में ही ये हो जाए कि अगले साल के लिए न्यू टैक्स रिजीम ही रहेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम ना रहे। क्योंकि पिछले बजट में अगस्त 2000 या जुलाई 2023 तक भी माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि 78% लोग ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजीम में जा चुके हैं। परंतु इस साल के लिए तो न्यू टैक्स रिजीम है, तो इसमें
बहुत ही कम जगह बचती है कि आप कोई भी सेविंग कर पाए या इन्वेस्टमेंट कर पाए, क्योंकि 71 टाइप के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है वो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स सेविंग नहीं होते। परंतु नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस जिसको हम कहते हैं वो आपके पास अवेलेबल है। तो 50,000 रुपए तक की मोटा मोटी आप इन्वेस्टमेंट नेशनल पेंशन स्कीम में कर सकते हैं। उसकी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगी। तो अगले 3 माह में आप ये नेशनल पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में भी जाना चाहें। और मैं कह रहा हूं जाना चाहें तो अगर आप पिछले साल ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं और आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है, तो डिसीजन लेने के पहले या इन्वेस्टमेंट करने के पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन खुद ब खुद एक रफ टैक्स कैलकुलेशन आप कर ले। क्योंकि अगर आपके हाउसिंग लोन इंटरेस्ट नहीं है या आपकी कुछ और जो सेविंग्स नहीं है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है या इनकम ज्यादा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो आप एक कैलकुलेशन कर लें। साथ ही साथ 3 नंबर, आप अपनी जो इनकम टैक्स पोर्टल है उस पर जरूर ध्यान दें। और एआईएस इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एक होगी जहां पे आपकी जो इनकम है जो दूसरों ने दिखाई है आपकी इनकम वो अवेलेबल होगी। तो वो उसका आप एक बार तो दायरा जरूर ले लें कि वैसा कोई इनकम है जो दूसरों ने आप दिखाया है कि आपको पेमेंट किया है लेकिन आपको कुछ मिली नहीं है, तो आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। चौथा इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार चेंज हुई है, अब आपके जो अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो आपके एम्प्लॉयर टीडीएस आपकी सैलरी में से हर माह काटते होंगे। अभी 3 महीने ही है, जनवरी फरवरी मार्च, जब आप या तो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन दे दे। और इस बार नया चीज है कि इन्वेस्टमेंट के साथ आप जो एम्प्लॉयर है उनको अपनी फॉर्म 26 एएस भी जरूर दे दे। क्योंकि अगर आपके ऊपर किसी ने टीसीएस काटा है, जैसे कि अगर बाहर आपने कुछ पैसा भेजा है, फॉरेन रेमिटेंस किया है, तो बैंक ने टीसीएस काटा होगा, या आपके जो माइनर चाइल्ड है उनके ऊपर बैंक ने टीसीएस काटा है, तो वो टीसीएस का भी क्रेडिट आपको मिलेगा। तो आपका जो टीडीएस डिडक्शन है आपका एम्प्लॉयर कम करेगा टीडीएस डिडक्शन। तो आपकी जो कैश फ्लो जो अटक जाती है और जाके जुलाई अगस्त में सितंबर में आपको रिफंड मिलती है, तो आप वो टैक्स ही कम पे करेंगे, रिफंड की कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे। पांचवा और अंतिम, काफी सारे सैलरी टैक्स पेयर ये देखा गया है कि उनके पास हाउस प्रॉपर्टी रहती है जो वो लोग रेंट में चलाते हैं, लेकिन वो काफी बार उस रेंट जो इनकम है जिसके ऊपर एम्प्लॉयर टीडीएस नहीं डिडक्ट करता, वो रेंट पे एडवांस टैक्स देना ही भूल जाते हैं और उसके लिए उनको काफी इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ता है जब वो रिटर्न फाइल करते हैं। तो जैसा कि दूसरी एक्सपर्ट ने कहा, 15 मार्च ये लास्ट डेट है एडवांस टैक्स पेमेंट करने का। अगर ऐसी कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है या आपके और कोई दूसरी इनकम है, कैपिटल गेन है वगैरह वगैरह, तो आप उसका कंप्यूटेशन करें और 15 मार्च तक आप अपना एडवांस टैक्स उसके ऊपर दे दें ताकि और ज्यादा इंटरेस्ट से आप बच सके। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विवेक ने यहाँ पर बताए हैं जो आपको टू डू लिस्ट में डालने चाहिए अपने ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसके आखिरी कुछ महीनों या लास्ट क्वार्टर को ध्यान में रखते हुए। रुचिका, अब जो लोग जो टैक्स पेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं उनको मिलता है एटीसी का बेनिफिट। ये एक बहुत बड़ा लाभ है या कह सकते हैं एक आकर्षण का एक फैक्टर है जो कि जोड़े हुए हैं सभी टैक्स पेयर्स को। वो इसलिए भी है, देखिए लोगों ने होम लोन ले रखा है तो उसका उनको फायदा लेना है, एचआरए है उसका फायदा लेना है। टैक्स रिजीम में अब तक इसका फायदा मिलता नहीं है। विवेक ने जैसे बताया कि एनपीएस में एक पार्ट पे आपको न्यू टैक्स रिजीम में फायदा जरूर मिलता है, लेकिन अभी भी जो एक बहुत बड़ा मेजर चंक है ऑफ टैक्स पेयर्स
वो अभी HRA और होम लोन, ये कुछ जो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं उन जो रिबेट्स हैं उसको क्लेम करते हैं। सो मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम के उनके लिए बताइए कि अभी उनके लिए स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स क्या होंगे, जितने भी उनके पास ऑप्शंस मौजूद है उसको अच्छे से वो यूटिलाइज कैसे करें, पूरे 1.5 लाख तक की लिमिट वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए, न्यू टैक्स रिजीम जैसे हर एक कोई बताता है आपको, न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट आपका टैक्स रिजीम है। तो अगर सैलरी क्लास को एक बेनिफिट है कि वो हर बारी अपना टैक्स रिजीम चेंज कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपकी नॉन बिजनेस इनकम है तो आप हर साल अपना टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं। मगर अगर आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में ही जाएंगे, तब आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप विद इन टाइम लिमिट, जो भी आपकी डेट्स हैं उसके टाइम लिमिट के अंदर ही रिटर्न फाइल कीजिए। सबसे पहली तो ये बात है अवेल करने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम को। दूसरी चीज जो आती है, आपने जो कहा कि बेनिफिट्स कौन कौन से हो सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो हम सब जानते हैं एटीसी की डिडक्शंस के बारे में। आपके पास एंडलेस इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए और आपको वो बेनिफिट्स मिलेंगे। पीपीएफ है, एनपीएस है, आपका ईएलएसएस स्कीम है जिसको मैं यहाँ पे बताना भी चाहूंगी। ईएलएसएस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलती है। और ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आप का जो टाइम पीरियड, ब्लॉक टाइम पीरियड है वो सिर्फ 3 साल का सबसे कम है। और आपके जो रिटर्न्स हैं वो 15 to 18% है। जो हम हमेशा कहते हैं रिस्क इज अटैच्ड विद रिटर्न्स, तो आपका रिस्क भी है और रिटर्न्स भी हैं अगर आप देखें। और इसके अंदर ना केवल आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है बट आपकी वेल्थ एप्रिसिएशन भी है इसके अंदर। आप ईएलएसएस के अंदर जा सकते हैं, एनपीएस के अंदर जा सकते हैं, आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें जा सकते हैं। एचआरए का बेनिफिट सबसे कॉमन बेनिफिट है जो हम सबको पता है, जो हम लेते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एचआरए नहीं देता तो आप 80GG में जा सकते हैं, जिसके अंदर आपका एम्प्लॉयर आपको एचआरए नहीं देता है मगर आप रेंट पे कर रहे हैं, आपके नाम पे, आपके एचयूएफ के नाम पे, आपके माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई मकान नहीं है, तो भी आपको 60,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल जाती है। तो जब मैं 80C 80D में मेडिकल इंश्योरेंस है, 80E के अंदर एजुकेशन लोन है, इसके अंदर 80TT है, 80TTB है, तो आपके पास इतनी सारी डिडक्शंस हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जिसका आप पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। ना केवल एटीसी बट बाकी बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं। अलाउंसेस हैं, सेक्शन 10 की बेनिफिट्स हैं जो आपको न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है, पर क्विजिट्स न्यू टैक्स रिजीम में है। अलाउंसेस सेक्शन 10 की डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। तो ये सारे बेनिफिट्स आप ओल्ड टैक्स रिजीम में उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी रिटर्न टाइम से भरिए। तो रुचिका ने पूरा डिटेल में बताया। सेक्शन 80 के भी, मतलब हम 80C नहीं, वो बाकी सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, सेक्शन 80 में ही आपका 80C हो गया के साथ साथ 80CC, ये आप ये जो आपके 80G है, 80E है, 80EEG है, 80TTA है। कहने का तो ये बहुत सेक्शन 80 की A to Z पूरी एक डिक्शनरी है, पर ये आपके बहुत ही फायदे का टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीएस का विवेक आपने थोड़ा जिक्र किया और जिसका जिक्र रुचिका ने भी किया। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है अभी एट द मोमेंट जो आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में फायदा देता है। थोड़ा सा दर्शकों की क्लैरिफिकेशन के लिए बता दीजिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है उनके लिए एनपीएस कैसे फायदेमंद, और जो न्यू टैक्स रिजीम में है एक बार फिर से अगर बताएंगे कि एनपीएस में वहां पर किस तरीके से और उनको कौन से सेक्शन के तहत वहां पर बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, तो एनपीएस जो है उसमें इस बार के बजट में एक अमेंडमेंट भी था। आप जो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करें उसका 10% आपकी जो सैलरी है, अगर हम पहले सैलरी वालों की बात करें तो आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी सैलरी की 10% से 14%, इस बार जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 14% कर दिया। टू दैट एक्सटेंट आपको 80CCD में उसका डिडक्शन मिल पाएगा एनपीएस में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो। और एनपीएस जब आप रिडेम्पशन करोगे, मतलब आप जब 60 इयर्स के हो जाओगे तब आप रिडेम्पशन करोगे, अगर 5 लाख से कम का आपका रिडेम्पशन है तो आप एक साथ 100% उसकी रिडेम्पशन कर सकते हो बिना कोई टैक्स दिए। और अगर 5 लाख से ऊपर है तो 60% एक बार में रिडेम्पशन कर सकते हो और बैलेंस आप एन्युटी में लगा सकते हो।
सिमिलरली अगर आप नॉन सैलरी टैक्स पेयर हो तो भी आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम की 10% तक की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एनपीएस में, सब्जेक्ट टू जो आपकी 80 सीसीडी की लिमिट है, और उस पे भी आपको 80 सीसीडी में डिडक्शन मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी। एनपीएस एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है इन्वेस्टमेंट का। एक और मैं इसमें बात बताना चाहता हूँ एनपीएस में सारे दर्शकों के लिए जी बिजनेस के माध्यम से, एनपीएस सिर्फ डेट में इन्वेस्ट नहीं करता, एनपीएस इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है। तो एनपीएस की आपकी जो रिटर्न्स हैं वो भी काफी अच्छी रिटर्न्स होती है और 8 से 12% पर एनम की रिटर्न्स होती है। तो कुल मिला के एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे भी है और आपकी टैक्स सेविंग के लिए भी ये जरूरत है। अभी तक हमने खाली सैलरीड और इंडिविजुअल्स की बात की, छोटे मध्यम और छोटे बिजनेसमैन की भी अगर हम बात करें तो वो भी ये एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना, क्योंकि छोटे और मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन जो होते हैं उनका कोई पेंशन नहीं होता, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती और वो इतना ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो एनपीएस एक माध्यम है कि आप रिस्क भी लें लेकिन आप थोड़ी बहुत सिक्योरिटी भी अपने लिए और अपनी फैमिलीज के लिए बिल्ड ऑन करें। बिल्कुल, तो विवेक ने बताया एनपीएस के पूरे फायदे न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कैसे फायदा मिल सकता है इस बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपको नए साल में टैक्स से जुड़ी हुई किन गलतियों को नहीं करना है और एक इनकम टैक्स कैलेंडर, ये आप जब अपने तमाम इंपॉर्टेंट डेट्स का कैलेंडर मार्क करते हैं ना, एक इनकम टैक्स कैलेंडर भी मार्क कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी रहने वाली है उस पर हमारे एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। नए साल के टैक्स प्लानिंग टिप्स, इस पर चल रही है खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत और टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी से विवेक जालान हमारे साथ हैं। रुचिका, बहुत इंपॉर्टेंट जानना ये है कि टैक्स के या तो भरते समय या फिर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के टाइम पर कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं क्योंकि हमें काफी ज्यादा जटिल ये पूरा प्रोसेस लगता है। तो क्या आपको लगता है ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो साल 2025 में नहीं करनी चाहिए?
कि कुछ ऐसे एरर्स हैं जो बड़े फ्रीक्वेंटली हर साल होते हैं, जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जी टीवी के माध्यम से। सबसे पहली चीज तो अगर आप देखें, हमेशा हमें ध्यान में रखना है हमारा जो 26AS है, जो AIS है, और जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इन तीनों के अंदर एक हार्मनी होनी चाहिए। तीनों के अंदर जो इनकम डिस्क्लोज है, जो मेरे 26AS में आ रही है, AIS में आ रही है, वो मैं रिटर्न में फाइल करूं, क्योंकि हमेशा जब भी डिस्क्रिपेंसी होती है इनके बीच में, आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता ही आता है। तो आप दोनों को लीजिए, अपडेटेड 26AS लीजिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। काफी बार ऐसा होता है साल के आखिर में जब आपके पास SSC आता है रिटर्न फाइल करने के लिए, आप उसका 26AS देखते हैं और आप उसको बोलते हैं आपके तो कैपिटल गेन्स है, आपके म्यूचुअल फंड थे। वो कहते हैं नहीं नहीं, हमने तो बेचा ही नहीं। तो फिर हम उनको जब दिखाते हैं 26AS में कि आपके कैपिटल गेन्स आ रहे हैं, तब उनको रिकॉल होता है कि हाँ जी, हमने तो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी हुई थी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके रिटर्न फाइल करने से पहले। आप इन दोनों को चेक कीजिए, जो इनकम आ रही है उसके अकॉर्डिंगली आप रिटर्न फाइल कीजिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, आप हमेशा चेक कीजिए आप जो भी बैंक मेंशन कर रहे हैं वो बैंक ऑपरेशनल होना चाहिए। क्योंकि अगर वो बैंक ऑपरेशनल नहीं है तो आपको रिफंड टाइम से नहीं आएगा। आपने उस बैंक में जो मेल आईडी दे रखी है, उस बैंक के अंदर जो फोन नंबर दे रखा है, वही मेल आईडी और वही फोन नंबर आपकी ITR पे भी होना चाहिए, तभी बैंक वैलिडेट करेगा आपका। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं दिए अपने HR को या अपने एम्प्लॉयर को, और मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा TDS काट लिया है, तो उस केस के अंदर आप ये कर सकते हैं, जब आप रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन आप तब दे सकते हैं, और अल्टीमेटली आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हैं, एक और मेजर जो प्रॉब्लम हमेशा फेस करते हैं, अगर किसी SSC की डेथ हो गई है और उसका लीगल हायर जब रिटर्न फाइल करने के लिए जाता है, तो लीगल हायर को रिटर्न फाइल करने से पहले एक डिक्लेरेशन जरूर देनी है कि वो लीगल हायर है। इससे, क्योंकि जिसकी SSC की डेथ हो गई है उसके बैंक अगर बंद हो जाते हैं तो वो रिफंड नहीं मिल पाता है आपको। अगर आप वो डिक्लेरेशन देते हैं तो वो रिफंड लीगल हायर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। जैसे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जो आप ITR सिलेक्ट कर रहे हैं, वो ITR वही होनी चाहिए जिसमें आपकी रिटर्न जानी चाहिए। जैसे आपकी अगर सैलरी क्लास है 50 लाख से कम की सैलरी है, एक मकान है 1, आपके पास एक से ज्यादा मकान है, आपकी सैलरी इनकम है, ITR 2 फाइल कीजिए। अगर आपके पास कैपिटल गेन्स है, हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज है, सैलरी की इनकम है, ITR 3 फाइल कीजिए। अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है तो आप ITR 4 फाइल करेंगे इन सब के साथ। सिमिलरली अगर आपकी प्रिजम्पटिव इनकम है, तो इस तरह से आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली ही ITR फाइल करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये छोटी छोटी चीजें मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने वाली है, ताकि जब भी आप रिटर्न फाइल करें आपको पूरा एडवांटेज मिले। कई बार ऐसा भी होता है, आपको लगता है कि मेरी तो इस तरह टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, बट आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है। एक मैंने आपको बताया, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स बेनिफिट्स ज्यादा हैं, आप कहते हैं मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम ही ऑप्ट करना है, तो उस केस के अंदर आप रिटर्न टाइम से फाइल कीजिए। अगर आप लेट फाइल करेंगे तो हमेशा आप न्यू टैक्स रिजीम में ही जाएंगे। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखिए रिटर्न फाइल करने से पहले, और बिना किसी इंटरेस्ट पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन के नोटिस आए हुए आराम से आप निश्चिंत हो जाएंगे रिटर्न फाइल करके। बिल्कुल, तो गलतियां नहीं कीजिए नए साल में। और आखिरी सवाल विवेक आपसे होगा, एक इनकम टैक्स कैलेंडर अगर मैं आपसे समझूं 2025 के लिए कि किन इंपॉर्टेंट डेट्स को सबको अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट मेन जो ब्रॉड डेट्स हैं वो क्या कौन सी रहेंगी? जी स्वाति, उसके पहले मैं पांच छह डेट्स बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अभी एक डेट आने वाला है 31 दिसंबर 2024। वो लास्ट डेट है। अगर आपने 23-24 की जो रिटर्न फाइल की है फाइनेंशियल ईयर की, अगर उसमें कोई आपने गलती की है तो ये लास्ट डेट है रिवाइज टैक्स रिटर्न फाइल करने की और अपनी सारी गलतियों को ठीक करने की। अभी जो सह एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ठीक से चूज कीजिए। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि अब आपके सारे सोर्सेज ऑफ इनकम ये इंश्योर कीजिए कि वो आप अपने रिटर्न में ठीक से बताएं।
अभी काफी सारे नोटिसेस आए हैं जो रेसिडेंट इंडियंस हैं जिनके पास फॉरेन इनकम है। मान लीजिए आप इंडिया में है, रेसिडेंट है, लेकिन दुबई में भी आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, एक बैंक अकाउंट है, तो वो भी आप रिटर्न में डिस्क्लोज करें। अगर आप गलत रिटर्न चूज करते हो तो वो डिस्क्लोज नहीं करते हो और आपको नोटिस मिलती है। तो अगर आपको ऐसी भी कोई नोटिस आई है तो 31 दिसंबर 2024 ये लास्ट डेट है कि आप अपनी 23-24 बिल्कुल। की रिटर्न रिवाइज करके फाइनल करें। ओके विवेक मुझे माफी दीजिएगा आप कि मैं ये तमाम जो डेट से दिखा भी रहा हूं, क्योंकि आपने 31 दिसंबर का जिक्र किया। ये बिल्कुल इमीडिएट 2024 की एक इंपॉर्टेंट डेट है जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, और बाकी डेट्स आपके पास स्क्रीन पर है। समय के अभाव की वजह से हम पूरे डिटेल में इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन विवेक ने आपको बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो नए साल की स्मार्ट टैक्स प्लानिंग के टिप्स हमने अपने दोनों एक्सपर्ट से जाने। रुचिका और विवेक, थैंक यू कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी यहां पर वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।